बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। शहर की तमाम अहम खबरों और शहर के अहम मामलात को हम आज के शो में डिस्कस करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते भी हैं। कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं आप लोगों की सेहत से, कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जी रोज़ाना के मामलात से, तो हम आपको बाखबर रखने के लिए इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आज मंडे है और बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में हैं, लोग अपने कामों को जा रहे हैं। एक ज़िंदगी का सर्कल जो है ये चलता चला जाता है, लेकिन इस सर्कल को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपको अपने तमाम कामों को अच्छी तरह से प्लान करना पड़ता है। सबसे पहले कहा जाता है ना, जान है तो जहान है, तो जी अपनी जान की हिफाजत ज़रूर कीजिए। अभी जो हमारे इर्द गिर्द हालात हैं वो आपको एक बार फिर से जगा देने वाले हैं। कोरोना से भी जान छूटी नहीं थी, एक बार फिर से डेंगू केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। ज़िंदगी के काम तो नाज़रीन नहीं रुक सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है कि आप लोग एहतियात कीजिए। हमने आज का स्पेशल शो जो प्लान किया है, मौजूदा डेंगू की सूरत हाल को देखते हुए किस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग मुतासर होना शुरू हो गए, इसका मतलब कि डेंगू जो है वो अब ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आगे चल के हम प्रॉपर इस पर डिस्कशन भी करेंगे, केसेस भी आपको बताएंगे कितने रिपोर्ट हुए, माहिरीन की राय भी शामिल करेंगे। सो आपने प्रोग्राम में हमारा साथ देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने आप ही लोगों के लिए प्लान की हैं। आगाज़ पहले सेगमेंट से करते हैं, कुछ मौसम की बात करते हैं। जी तो कोमल बाहर मौजूद है। कोमल बताइएगा मौसम इस वक्त कैसा है और आज पूरा दिन कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? बिल्कुल अनाज जिंदा दिलाने लाहौरियों के शहर का मतला जो है वो आज मुअतदिल है। सूरज और बादलों के आंख बिचौली का सिलसिला भी जारी है। मौसम में खासी तब्दीली भी देखने में आ रही है। कभी सूरज जो है वो आंखें दिखाता है तो मौसम में हल्की हल्की जो है गर्मी महसूस की जाती है, जबकि जो ही जो है वो बादल आसमान पर अपना डेरा जमाते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी हो जाता है और महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि आज जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मौसम में तब्दीली देखने में आएगी। लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला जो ही थमेगा तो हल्की हल्की हव्स भी महसूस की जाएगी। और आइंदा 4 रोज़ के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि मौसम में जो है वो तब्दीली देखने में आएगी और बूंदाबांदी का सिलसिला शहर लाहौर में दाखिल रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त जो है वो सूरज मियां ने आंखें छुपाई हुई हैं, जिसकी वजह से मौसम में जो है वो तब्दीली देखने में आई है, लेकिन हल्की हल्की गर्मी भी महसूस की जा रही है। शहर लाहौर के आसमान पर जो है वो हल्के हल्के बादलों ने भी अपना डेरा जमा लिया है, लेकिन मौसम जो है वो इस वक्त कोई खास खुशगवार नहीं है, बल्कि हल्की हल्की जो है वो गर्मी के साथ हव्स भी महसूस की जा रही है। जी ठीक है जी कोमल, बहुत शुक्रिया, आप हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। अब बढ़ते हैं शहर की सूरत हाल की तरफ। आज की पहली खबर, कोरोना के बाद थम न सके मुल्क वायरस, मजीद 4 कीमती जिंदगियां निगल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में 20 से 60 रुपए तक इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी, डाकुओं ने 90 से ज्यादा शहरियों को लूट लिया। और निश्तर कॉलोनी के इलाके कमाहा में अफसोसनाक वाकया, गरीब के घर की छत गिर गई, बाप बेटी जान बहा। ये हैं आज की खबरें जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शाहिद सिप्रा साहब? शुक्र, आप बताएं जी ठीक ठाक हैं? जी तो नाज़रीन, शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपनी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना और डेंगू दोनों जो हैं इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ जी शहर में 29 शहरियों में डेंगू की भी तस्दीक हुई है। इससे कबल हमने 2-3 दिन पहले भी आपसे खबर शेयर की, एक दिन 14 और एक दिन मेरे ख्याल से तकरीबन 12-13 के करीब शहरियों में डेंगू की तस्दीक हुई थी। यानी अब ये सिलसिला जो है वो खतरनाक होता चला जा रहा है। शाहिद सिप्रा साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दोनों बीमारियां जो हैं वो ख़तरनाक हैं, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। आप कोरोना की बात कर रहे हैं कि वो उसमें जो केसेस में इजाफा हो रहा है वो भी उसी तरह है कि मुसलसल शरह जो है वो 400-500 केसेस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। दूसरा अब क्या आ गया कि डेंगू आ गया है।
माजी में भी आया था, आज से कोई 5-7 साल पहले जब आया था तो उस वक्त जो हालात थे उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि डेंगू की अफजाइश किस तरह होती है, इसका फैलाव किस तरह होता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है। जिस तरह कोविड आया था मार्च 20 में, तो उस वक्त हमें नहीं समझ आ रही थी, तो आज हमें डेंगू का पता है। उसके बावजूद अगर हम लोग इसकी अफजाइश को नहीं रोक पा रहे, इसकी जो सर्विलेंस है और जो टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, तो फिर अल्टीमेटली यही है कि इसका जिम्मेदार तो मैं शहरियों को ठहराने के बजाय बराह रास्त आपके जो जिला इंतजामिया है उसको ठहराऊंगा। अच्छा, अब आपने बड़ी अच्छी बात की, इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराएंगे। अब मुझे लगता है कि वो जो हमने कोरोना वाला सिलसिला शुरू देखा कि आप इंतजार करते रहे कि एकदम ये फैल जाए और उसके बाद हम कोई कार्रवाई करें, उसके बाद हम ये लोगों को रियलाइज कराएं कि जी वाकई ये खतरनाक है। और अब भी ये है कि आप एक दिन में 29 मरीजों को आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो अगर एकदम से सूरत हाल बिगड़ गई तो हमारे तो अस्पतालों के हालात हमारे सामने हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब ये डेंगू आया था उस वक्त आपकी श्रीलंकन टीम जब यहाँ आई और उन्होंने लोगों को बताया कि इससे बचाव किस तरह हो सकता है और इसका लार्वा और उसकी अफजाइश और उसके बाद मच्छर बनने का प्रोसेस लोगों को समझाया गया। आम जो शहरी हैं उनको अब इस बारे में मालूम है। मुझे बताएं कि मानसून सीजन आया, बारिश हुई, बारिशों का पानी जमा हुआ, अभी भी जमा है, लेकिन हुकूमत और जिला इंतजामिया आपकी अगर सो रही है, वो ख्वाबे गफलत से बेदार नहीं होगी, तो मुझे बताएं शहरियों को किसने बताना है? ये कोई नई चीज नहीं है, आप पहले इसका अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपके पास टीमें भी मौजूद हैं, आपको सर्वेलेंस का भी तरीका पता है, आपको पता है। हमने माजी में देखा टायर शॉप्स पे जाके चेकिंग होती थी, कब्रिस्तानों में जाके चेकिंग होती थी, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों पर जाके चेकिंग होती थी। कुछ ऐसा नजर नहीं। मैं उसी तरफ आ रहा था। मुझे बताएं कि हर मानसून का इसलिए मैंने जिक्र किया, बारिश का इसलिए कहा कि बारिश इसका यही है ना कि डेंगू मच्छर की अफजाइश आपके साफ पानी से होनी है, और वो बारिश का पानी अगर एक ढक्कन में भी जमा है, अगर वहां से भी लार्वा और उसकी मच्छर की अफजाइश हो सकती है। किसी जगह भी आपके छत पर किसी जगह पानी जमा है वहां से भी हो सकता है। एयर कूलर है उसमें पानी जमा है वो निकल सकता है। आपके फ्रिज का ट्रे है उसमें पानी जमा है उसकी वजह से अफजाइश हो सकती है। ये आम चीज है। गमला है उसमें पौधा है उसमें आप पानी जो है लगाते हैं, अगर पानी जमा है उसकी वजह से मच्छर परवान चढ़ सकता है। मुझे बताएं कि आम शहरियों को पता है, लेकिन अलर्ट किसने करना है? आपकी गवर्नमेंट ने करना है, आपकी हुकूमत, आपके रियासती इदारों ने करना है। इस तरफ आ जाए तो मैं माजी का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था। एवरी संडे वॉक का इत्तेमाम किया जाता था, स्कूलों में 0 पीरियड रखा जाता था, फिर लोगों के अंदर एक खौफ था, वो स्टिकर चस्पा किए जाते थे ना घरों के बाहर के इस घर में जो है वो रेड स्टिकर लगा दिया गया। मतलब एक लोगों को 24 घंटे लोगों के सर पे खतरा था कि जी उनको फाइन ना हो जाए, उनके घर कोई टीम ना आ जाए। अब ऐसा कुछ नहीं। मुझे बताएं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। रियासत ने क्या काम किया? रियासत ने अपने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। रियासत ने लोगों को नहीं तंबीह की कि बारिश हो रही है, बारिशें मुसलसल हो रही हैं, उसका पानी डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब बन सकता है, किसी जगह पानी जमा ना होने दें। आपका पोश इलाके इस वक्त रेड जोन जो है वो आप DHA, उसके बाद पैरागॉन का कल जो है लार्वा बरामद हुआ है। अब DC साहब जो है वो जहां मर्जी जाएं वो फिरते रहे, लेकिन अगर उनकी सैकड़ों की तादाद में जो टीमें जिनका जिक्र होता रहा, आपने गाड़ियां मुख्तस की, स्प्रे किया, उसके बाद लोगों को इस बारे में आगाही दी, स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स हुए, वॉक्स जो हैं वो की गई, उसके बाद जाकर मैसेज बच्चों के लिए जारी किया गया। पूरी आस्तीनों वाली मुझे बताएं कि जब आप अभी आके कह रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर में इसकी अफजाइश होती है, तो भाई आपका जून, जुलाई, अगस्त में तो मानसून चल रहा था, उस वक्त लोगों को बताना किसने था? बिल्कुल सही, आपके इन्हीं लोगों ने बताना था। अब आप निकले हैं, टीमें लेकर चल पड़े हैं, अब वो मच्छर आ गया, एक मौत भी हो गई, देखें एक डेथ भी हो गई, रोजाना जो है वो 15 से 20 केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, और ये बढ़ते जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि किस चीज का इंतजार करिए इंतजामिया। फिर किस तरह? अच्छा, फिर CBC उस वक्त जब फिर कहते हैं कि माजी की गवर्नमेंट की आप क्यों बात करते हैं? जब उस वक्त आया था डेंगू, उस वक्त जो टेस्ट की कैपेसिटी थी, टेस्ट की सहूलत किस तरह, प्राइवेट जो लेबॉर्टरीज है उसमें क्या रेट्स मुकर्रर किए गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो थे उनको किस तरह मुख्तस किया गया। अब मुझे बताएं, एक तरफ हम कोरोना से जो है लड़ रहे हैं, कोरोना के मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ साथ में डेंगू है। आपके तो हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता हालात गंभीर होते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर हो जाता है तो आपके पास तो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए जगह ही नहीं मौजूद होगी। इसलिए शहरियों को आज थोड़ा सा महकमा सेहत की तरफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहिबा का इस पर अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है शहरियों को एहतियात के लिए, या अस्पतालों में क्या इंतजामात हैं। हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के एंड से कोई ऐसी
स्टेटमेंट नहीं सुनी। अलबत्ता अशरफ निजामी साहब जो कि सदर हैं, उनकी जानिब से ये ज़रूर कहा गया है, पीएमसी के सदर हैं आई थिंक, और उनकी जानिब से ये ज़रूर कहा गया है कि अब टाइम है कि अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी किया जाए। तो आपकी डॉक्टर्स तंजीमें जो हैं बार बार शोर मचा रही हैं, उनको पता है कि कोविड का जब एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस हुआ तो अस्पतालों में क्या हालात थे। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का किया जा रहा है? क्यों हमारे सेहत के हुक्काम जो हैं, महकमा सेहत के, वो सो रहे हैं? देखिए, सूबाई वज़ीर साहिबा साहब से हमें दो किस्म की तवक्कुआत होनी चाहिए। एक तो वो डॉक्टर हैं, उन्हें खुद आना चाहिए और सामने लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अलामात जो हैं वो दोनों की वो सेम है। वहाँ पे भी बुखार है, वहीं पर तेज़ बुखार है, उसकी वजह से आपका जिस्म में दर्द है और ये मामलात उसी तरह हैं। ये आप, और उसके बाद कोरोना का जो मामला हैं वो भी इसी तरह हैं। डॉक्टर साहिबा अगर आएँ फ्रंट पे और लोगों को बताएं कि कौन सी जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिसकी बुनियाद पर आपने कोरोना का टेस्ट करवाना है और किसकी बुनियाद पर आपने CBC करवानी है, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि उनसे ये भी तवक्को हम रखते हैं कि वो आएँ और लोगों को और शहरियों को इस बारे में आगाही दें और उनको तंबीह करें कि एक तरफ एक ऐसी बीमारी जिससे निकलना हमें मुश्किल हो रहा है, उसी वक्त में अगर एक दूसरी बीमारी आ जाए तो उससे निकलना हमें मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी जो बीमारी डेंगू जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस पर काबू पाना कदरे आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें तो घरों में आप सफाई कर लें, किसी जगह पानी ना जमा होने दे, तो मेरे ख्याल में बड़े आसानी से आप उसकी अफजाइश को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर घरों में सफाई को यकीनी बना लेंगे, आपने घरों से बाहर निकलना है, आप अपने कामों को जाना है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, सबके लिए इक्वली खतरा है। आपको ज़रूर जो है वो लोशन जो आपको मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए होता है उसका इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पे अपने बच्चों को, जहाँ सैनिटाइज़र देते हैं अब ये भी देना शुरू कर दें। पूरी आस्तीनों वाली शर्ट्स पहना के अपने बच्चों को भेजना है। ये बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला रहम करे, मैंने डेंगू के मरीज़ों को देखा है, जिस तरह से उनकी हालत होती है बहुत ज़्यादा, इसको हम कोरोना से कम नहीं समझ सकते हैं। देखें, मैं दोनों फेज से गुजरा हुआ। मैं डेंगू का फेज जो है वो भी मेरे पे हुआ और उसके बाद मैं कोविड का भी शिकार हुआ। डेंगू का क्या होता था कि कोविड में आप कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता आपको सांस का प्रॉब्लम ना बने तो आपको आसानी होती है, बुखार शुखार इन चीज़ों से आप निकल जाते हैं। डेंगू में क्या होता है कि डेंगू में बुखार भी होता है और आप चलने के काबिल भी नहीं रहते, आपके बनना खत्म हो जाता है, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और जो वो आपके डाउन हो जाते हैं और उसके बाद आपका चलना मुश्किल हो जाता है। तीसरी सबसे क्या होता है कि आपको खाना पीना जो है वो मुश्किल हो जाता है, आप खा पी नहीं सकते और वो दूसरी वीकनेस होती है। इसी तरह अगर प्लेटलेट्स जो हैं आपके डाउन होते हैं, प्लेटलेट्स डाउन होने के बाद क्या होता है, ये डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं कि उसके बाद आपके खुदा न खासा हार्ट अटैक के मामला हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के मामला हैं, वो गंभीर होते हैं। तो मुझे बताएं, कोविड अपनी जगह पे आपके सांस लेने की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मुश्किल होती है। डेंगू उससे भी खतरनाक है, ये खामोश कातिल है, इसकी वजह से आपको मुश्किल होती है और सबके सिम्टम सेम है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें दरखास्त करनी चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और बिलखसूस पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत से कि अब ये वक्त है कि आप आगे आए, बजाय के लोगों के साथ इंतजार करने का वक्त नहीं। शाहिद सिप्रा साहब, हमें अशरफ निजामी साहब ने ज्वाइन किया है, सदर PMC हैं और PMA हैं, और इनसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अस्पतालों में इंतजामात क्या हैं। सेकेंडली, इनकी जानिब से जो मुतालबा किया गया है कि अब हाई अलर्ट जारी किया जाना चाहिए, उस पर क्या कोई पेशरफ्त हुई है? अस्सलाम वालेकुम अशरफ निजामी साहब, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं मौजूदा डेंगू की सूरत हाल को लेकर, शहर के अस्पतालों में किस तरह के इंतजामात हैं जो आपने मुतालबा किया एज ए सदर, उस पर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? कोई हाई अलर्ट अस्पतालों में जारी किया गया है डेंगू मरीजों के लिए? बहुत शुक्रिया। देखें जी, पता नहीं क्यों, एक तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि व्हाई वी पीपल लाइक टू बी एवर इन इमरजेंसी। पता था कि डेंगू भी आनी है, कुछ इकदाम भी हुकूमत ने नो डाउट किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सर्विलेंस होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं हुई। हॉस्पिटल्स के अंदर भी मैं हमेशा इस चीज के लिए मतलब नक्का तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन रिकमेंड करता रहा हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एज अ सोशल वर्कर कि हुकूमत को बजाय इसके सेंट्रलाइज करके और किसी हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन बढ़ाएं जहाँ पे लोगों के साथ, और आपको पता ही है कि अभी जब कोविड के लिए, कोरोना के लिए मेयो हॉस्पिटल के ऊपर कितना बर्डन हुआ, लिमिटेड हमने बेड्स वहां पे एलोकेट किए। आई एम द वन हु बिलीव्स के रीजन्स के अंदर, जैसे मतलब अल्लामा इकबाल टाउन है और 9 हमारे टाउन बनते हैं, कम अज कम इन 9 टाउन के अंदर 18-20 यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो 8-9 मतलब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ जो 500-600 बेडेड हॉस्पिटल्स होते हैं।
तो उनके अंदर हुकूमत को इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके अपना काम को आगे करना चाहिए। निजामी साहब अस्पतालों में तो कहा जाता है अलहदा से डेंगू वार्ड भी बनाए गए हैं, डेंगू की टेस्ट की मुफ्त सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, क्या इंतजामात एक्स्ट्रा होने चाहिए, किस तरह से हाई अलर्ट जारी किया जाना चाहिए? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, वी आर इन अ वेरी बैड फिट। द रीजन बीइंग कि एक तरफ हमारे साथ कोरोना है, एक तरफ हमारे साथ सीजनल बीमारियां इस वक्त आई हुई हैं जो कि डायरिया और उस सूरत के अंदर आ रही हैं, और तीसरा आपने जैसे खुद फरमाया कि मतलब अभी डेंगू का है, एंड इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 500 के करीब लोग जो इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं सरकारी आदादो शुमार के साथ। जबकि मैं समझता हूँ और आप भी इससे बेहतर समझती हैं कि ये 500 या मतलब अगर एग्जैक्ट फिगर की जाए तो 487 के करीब, तो ये अगर उसके साथ है तो उससे ज्यादा लोग हैं जो इससे इफेक्टेड हैं। द रीजन बीइंग कि लोग वहां पे ना तो हम अकाउंट सॉल्व करते हैं, ना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम हमारे साथ है, ना ही लोग आते हैं। हमारे फैमिली फिजिशियंस जो कि 70% ऑफ द पेशेंट जिनको वो कैटर करते हैं, उनके लिए वहां भी हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन का ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे पास इस वक्त जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी सेंटर्स का क्याम जरूरी है, जिसके अंदर इन चीजों को देखा जा सके कि कौन सा मरीज हमारे साथ डेंगू आपने ये रिकमेंडेशन दी तो कोई संजीदा जवाब इस पे मौसूल हुआ निजामी साहब या नहीं? अभी तक तो देख लीजिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे साथ तो पता नहीं क्यों हुकूमत समझती है कि बात नहीं करनी या वे ऑन बोर्ड नहीं लेना। वे रह तो कोई संजीदगी, आप दोस्त हमसे ज्यादा बेहतर इनको फॉलो करते हैं, तो कोई संजीदगी की ऐसी चीज तो नजर नहीं आती। मैं बड़ा मद्दाह हूँ कैप्टन उस्मान साहब का कि इन्होंने जैसे डेंगू के अंदर बहुत ज्यादा काम किया और फिर उसके बाद कोविड के लिए भी जितनी मेहनत इन्होंने की एज अ सेक्रेटरी हेल्थ, तो अब वो चूंकि कमिश्नर लाहौर हैं तो लाहौर को तो बहुत आइडियल स्टेट के अंदर होना चाहिए था। चलिए जी, कमिश्नर साहब से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये एक बहुत अहम मामला है, इसको अभी अगर नजरअंदाज किया गया तो फिर हालात जो है वो हमारी पहुंच से बाहर ना हो जाए, पेंडेमिक की सूरत हाल डेंगू भी अलग इख्तियार कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा शहर में डेंगू की सूरत हाल, अब हमने आपको बताना है कि एहतियात किस तरह से आपने करनी है। तो इंशाल्लाह आगे चल के 11:05 पर हमें डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे जो कि कुछ आपको एहतियात के हवाले से गाइड करेंगे कि किस तरह से डेंगू की अलामात क्या हैं और आपने एहतियात किस तरह से करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया हमारे इर्द गिर्द अब लोग मुतासर होना शुरू हो गए जो कि खतरे की घंटी बजा देती है चीजें। जी, अगली खबर पे हमने आना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे, हालिया बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ, जो टैक्स लगाया जा रहा है उस पर भी डिस्कशन होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ हैं वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिस तरह से 7 अफराद इसकी जद में आकर जख्मी हुए हैं। खैर, अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये खबर क्यों हमेशा से आयशा रख देती हैं। हर रोज कीमतों में इजाफा, हर रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात ये तो अब शुरू होने ही हैं। बिजली की कीमत पर जो इजाफा हुआ, जो टैक्स नाफिज किया जा रहा है, पहले शायद सिप्रा साहब चूंकि बीट करते हैं तो उनसे ये लॉजिक जान लेते हैं, क्या टैक्स ही वाहिद हल रह गया था? क्या कहेंगे शायद सिप्रा साहब? देखें, हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई थी तो उस वक्त यही था कि हम टैक्स कलेक्शन करेंगे और फिर दुनिया की। अच्छा जी, बिल जलाने का भी कहा था। चलें, अगर आपने वो वाला टाइम याद नहीं, उस वक्त इक़्तिदार में नहीं आए थे, इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने कहा था। उस वक्त तो बिल जलाया करते थे, जो नारे लगाए जाते थे इक़्तिदार में आने के लिए, वो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो आपका प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, आपके फलां कीमत बढ़ जाए तो आपकी हुकूमत चोर होती है। ये हम नहीं कह रहे, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद वही करते थे। अच्छा, अब बात आ जाती है टैक्स की, आपने बात की। मुझे बताएं कि एक आम सारिफ 10,000 की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। एक दुकानदार, उसका अगर जनरल स्टोर है, अगर वो एक वर्कशॉप मैकेनिक है, उसकी कोई छोटी सी वर्कशॉप है या कोई और छोटी दुकान है, वो 10,000 की बिजली इस्तेमाल कर रहा है, आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया। मुझे बताएं कि वो दुकानदार जिस पे आपने 5, 10, 15, 20% टैक्स लगाया है, वो कहाँ से लेगा? हम और आप गरीबों की जेबों से लेगा। वो इजाफी कीमतें लेगा, इजाफी टैक्स की अदायगी के लिए हम लोगों से वो इजाफी पैसे वसूल करेगा। उसका मैं वही कह रहा हूँ, उसका बराह रास्त इफेक्ट आपकी लाखों करोड़ आवाम पर आएगा। और वो पहले जो मजबूर हैं, जो महंगाई के वजह से महंगाई का रोना रो रहे हैं और उनको कोई सुनने वाला नहीं, और मेरे ख्याल में आइंदा 2 साल में सुनी भी नहीं जाएगी, 3 साल में नहीं सुनी गई। और उनकी लॉजिक्स जो गवर्नमेंट की हैं वो तो फिर बड़ी मजेदार होती हैं, वो सुनने वाली होती है। बात उस पर नहीं है, हम गरीब, हम सारे अपनी बात करते हैं। बात यह है कि अगर आपने टैक्स लगाना भी था और माजी में लगाते भी रहे हैं, और टैक्स कलेक्शन की आप मिसालें दुनिया की तरह देते हैं, और फिर अगर उजरत की बात करें तो फिर भी दुनिया ही की तरह बात करें कि दुनिया में उजरत का क्या लाइफस्टाइल है।
और वहां पे किस तरह मजदूर को जो है वो उजरत मिलती है। आप सिर्फ टैक्स कलेक्शन, अच्छा फिर टैक्स कलेक्शन के लिए आप दबाव डाल रहे हैं। मुझे बताएं कि वैक्सीनेशन की अगर बात हो तो आप दबाव डालें, आप मोटरवेज को बंद करें, आप सिम्स को बंद करें, आप कहें कि हम आपको आपकी तनख्वाहें बंद करेंगे। मुझे बताएं हुकूमतें एतमाद पर चलती हैं। आज जिन वाटर स्पोर्टर्स की आप बात करते हैं, इनको आप एतमाद में लें तो वैक्सीनेशन भी होगी, टैक्स कलेक्शन भी होगी। एतमाद में नहीं, मुझे बताएं कि जिन्होंने जो अवाम का हाल करके रख दी है, ना तो ये एतमाद में लेने के लिए कोई इनिशिएटिव ले रही हैं और ना ही अब लोग इनके एतमाद में आएंगे। जो मुझे बताएं कि मैं टैक्स दे रहा हूं, अगर मुझे मालूम हो कि ये मेरा टैक्स जो है वो अच्छी जगह पर लगेगा। बेसिकली टैक्स क्यों दिया जाता है कि अवाम को सब्सिडी की सूरत में उसको रिटर्न किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब आके कह देते हैं जी अवाम को टैक्स देना चाहिए, जरूर टैक्स देना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, को टैक्स देने हम भी कह रहे हैं टैक्स देना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। अच्छा आप फाइलर की बात कर रहे हैं कि आप टैक्स नेटवर्क में आए, उसके और तरीकाकार भी हैं। आप दबाव में लाकर किसी को टैक्स, आप मुझे बताएं कि एक पान शॉप है, वो 10, 12, 15 हजार उसका बिल आ रहा है, उसको क्या टैक्स नेट, वो तो अपने घर वालों की बच्चों की कफालत के लिए रोजाना की बुनियाद पर एक सवाल मैं आपसे कर लूं, मैं टैक्स पे करती हूँ, आप टैक्स पे करते हैं, क्या कर लेती है हुकूमत? ये बड़े जितने भी टैक्स चोर हैं, इनके लिए कभी कुछ किया गया है जिनका वाकई राइट बनता है कि वो टैक्स पे करें? मैंने तो आज तक कुछ नहीं देखा। मुझे बताएं, आपने बिजली के बिलों पे टैक्स लगाया है ना? पहले भी लगाए हैं आपने, कभी और भी टैक्सेस हैं जो बड़ी एक लंबी, कोई 37% टैक्स है आपका। अगर बिल 5000 है तो उसमें 2700 रुपए आपका बिल जो है वो टैक्सेस की मद में बनता है। मुझे बताएं, टैक्सेस लगाए आप, ये भी टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, मान लिया आपने टैक्स लगा दिया, लेकिन उसका रिटर्न क्या है? एग्जैक्टली मैं आप 300, 400, 500 की स्लैब को खत्म करने जा रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी हुकूमत देती थी माजी में दी हुई है, आप उसको खत्म करने जा रहे हैं। भाई बिजली के बिलों में अगर आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं तो कम से कम गरीब सारिफ जो 300, 400, 500 यूनिट इस्तेमाल करता है उसके लिए वो सब्सिडी तो रहने दें। ये टैक्स का पैसा कम से कम वहां तो लगाएं, यहाँ ऐसा नहीं है। आप टैक्स कलेक्शन भी कर रहे हैं, उधर से सब्सिडी भी खत्म कर रहे हैं, और महंगाई का जिस तरह मामला चल रहा है वो भी है। तो मुझे बताएं कि आवाम आपके साथ चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। यानी आवाम टैक्स भी दे, आवाम अगर सब्जियां खरीदने जा रही है महंगी सब्जियां ले, पेट्रोल महंगा ले, चीनी, आटा, दालें, कहाँ आवाम की जान को सुख है? मुझे ये बता दे। या तो आवाम के ना कि अच्छा जी अगर हम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, टाइम पे अपना टैक्स पे कर रहे हैं, मुल्क का पैसा जो है वो मुल्क में ही रहना चाहिए, टैक्स पे करके आपको जो है अवाम का भला करना है, मुल्क का भला करना है, ये सब चीज़ें तो सिर्फ बातों तक रह गई हैं। अवाम की जान को सुकून आ ही नहीं रहा। जो जेबों में पैसे हैं वो आप महंगाई की सूरत में निकलवाई जा रहे हैं। अब खाना कैसे लोग खाना बंद करते हैं? देखिए आपने जिक्र किया कि आयशा जो है वो पत्नी हर मंडे को ये क्यों खबर रख लेती है। मुझे बताएं, ये घर घर की कहानी है और आयशा के घर की भी कहानी है, ये मेरे घर की और आपके घर की भी कहानी है कि फल और सब्जी ये आपके घर में आना है, अशियाए ज़रूरिया जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके घर में और हमारे घर में आना है। अगर इसकी कीमतें मुस्तहकम नहीं होंगी, जो कभी भी नहीं होंगी, आज सोमवार है, आज कुछ होंगी, कल मंगल है और कुछ होंगी। मुझे बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जब नया पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा करती थी, उस वक्त ये सारी बातें बताई जाती थी कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, बसों के किराए, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी और आवाम मुतासिर होगी। भाई साहब आज भी वही हो रहा है। आज अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी तरह बसेस के किराए भी बढ़ाए जा रहे हैं, उसी तरह गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी मामला चल रहा है, उसी तरह सब्जियां, फल, वो कीमतें भी बढ़ रही हैं। मुझे बताएं कि मटर 240 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप आम सारिफ क्या सब्जी लेने जाएगा? मैं तो आलू लोगों 60, की 70 परेशानी सुन के तंग आ गई हूँ। अद्वियात नहीं कोई खरीद सकता, कोई यहाँ पे बीमार अपना इलाज नहीं करा सकता। खाना पीना तो चलें, आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। बीमारी की हालत में कोई दवाइयां लेने जाता है तो जिस कदर दवाइयां महंगी कर दी हैं कोई वो नहीं खरीद सकता। लेकिन फिर इसका क्या मतलब है कि ये सारी चीजें महंगी हो रही हैं, या फिर हुकूमत खामोश है, या फिर रियासत नाकाम हो चुकी? बिल्कुल। और मुझे नाकामी वाली ही बात लगती है। अगर रियासत चाहे, इसके बाद रह क्या जाता है जब आपकी हर चीज आपके अपने कंट्रोल से बाहर हो गई है? आपने उसको माफिया का नाम दे दिया, माफिया की सरपरस्ती आप कर रहे हैं, रियासत का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। खैर, इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे। जहां पर हम महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल से बाहर हुई तो इसके जो असरात नजर आना है, मुआशरा आपका बेराह रवी का शिकार होने लग जाता है। जी, चोरी डकैती की वारदातों में नॉन स्टॉप। क्या करें लोग? जिनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा वो फिर दूसरे रास्ते अपनाना शुरू कर देते हैं। इस खबर की तरफ हम आएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। हर रोज आपको बताते हैं महंगाई नॉन स्टॉप, शहर में वारदातों का सिलसिला नॉन स्टॉप नहीं रुक पा रहा।
अब शायद सिप्रा साहब एक सिलसिला शुरू हो जाता है ना, जब चीज़ें महंगी हुई, लोगों की सकत नहीं रही, लोगों के कारोबार बंद हो गए, नौकरियों से लोगों को निकाल दिया, अल्टीमेटली आपके मुआशरा जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। लेकिन अब जिस लेवल पर ये वारदातें हो रही हैं, कोई गली मोहल्ला, आप लोग घर से बाहर बहुत सारे शहरी निकलते हैं, लोगों को पता नहीं होता जी, उनसे उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं, पर्स छीन लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है शहरी गैर महफूज अपने आप को महसूस करने लगे। ये सीसीटीवी फुटेज का ढेर लगा है सामने, आप देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता इनका। देखें, बात यह है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल उस वक्त ख़राब होती है, या लोग या बच्चे, ये जो हमारे नौजवान नस्ल है, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में कब जाती है? बेरोज़गारी की वजह से। और बेरोज़गारी हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, जिस पर ना तो माजी की हुकूमतें काबू पा सकी, ना मौजूदा हुकूमत पा सकी, और ना ही शायद आने वाली हुकूमत जो है वो इस पर काबू पा सकेगी, क्योंकि हमने ना कोई मनसूबा बंदी करनी है, ना हमने कोई ऐसी प्लानिंग करनी है कि हमने तालीम की बात तो यकसा तालीम की बात तो करते हैं, लेकिन जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जिन्होंने तालीम हासिल कर ली है, उनको अगर हम जॉब नहीं दे सकते तो फिर यकसा निज़ाम तालीम या जो मर्जी कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात यह है कि ये आप जो सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी, बल्कि मैं कहता हूँ 90% ऐसे लोग हैं जो 25 से 30 साल के नौजवान हैं। बिल्कुल। ये कौन लोग हैं? बहुत कम शरह होगी जो शौक से करते होंगे या उनके दीगर मामलात हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होंगे। अदरवाइज जो बेरोज़गार लोग हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं, पूरे गैंग्स बनते हैं, और गैंग्स जब लड़के आपस में मिल बैठेंगे, जब बातें करेंगे और उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। मुझे बताएं, एक बंदा है, उसकी नौकरी है, वो सुबह 8-9 बजे जाता है और रात को 7-8 बजे वापस आता है, वो कभी नहीं सोचेगा, उसको पता है कि 30 दिन जब मेरे मुकम्मल होने हैं, मुझे एक अच्छे पैसे मिलने हैं, मुझे तनख्वाह मिलनी है, मेरा उसमें गुजारा हो जाएगा, मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, मेरे वालिदैन का गुजारा हो जाएगा। यहाँ क्या है कि जिसको पता है कि सुबह होगी, मैंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं शाम कब होनी है, मैंने कुछ कमाना है नहीं कमाना, तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज हो जाती हैं। इसलिए ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि बेसिकली इन चीजों को रोके। हाँ, हम लोग बड़े आसानी से बात कर लेते हैं, लंगर खाने बना दिए शायद सिप्रा साहब, मुझे बताएं, आज ये सोशल मीडिया पे भी चलता रहा कि लंगर गाहें बना दी, लंगर खाने बना दिए, पनाह गाहें जो हैं वो बना दी, और उसके बाद बाकी चीजें जो बना दी। रियासत ने अपना काम नहीं, इसमें रियासत ने क्या काम किया है? वो भी माजरत के साथ मुखय्यर हजरात की मेहरबानी से बन गए हैं सर। हमेशा इस तरह के मामलात मुखय्यर हजरात ही चलाते हैं, खैराती इदारे ही चलाते हैं, हुकूमतें नहीं चलाती। जा रहा है हुकूमत देखें, बिल्डिंग बना देना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप किसी मुखय्यर हजरात में से किसी को कह देते कि यहाँ पनाहगाह की बिल्डिंग हमने खड़ी करनी है, वो भी आपको बना के दे देता। बेसिकली हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है कि पढ़ा लिखा जो तबका है आप उसको रोजगार दें। मुझे बताएं कि ये रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार में इतना इजाफा हो गया और इतने % हो गया, और काश्तकार लोग जो हैं, किसान लोग जो हैं वो बड़े हमने वहाँ पर नौकरियाँ दी। मुझे बताएं कि वफाकी वजीर साहब को एक बात मैं थोड़ी सी याद करवा दूं कि जब नया पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त खाद की बोरी 4,400 रुपए में थी, आज वो खाद की बोरी 4,700 रुपए में है। आप बड़ी बैठ के बात करते हैं कि हम रोजगार दे दिए और किसान खुशहाल हो गया। ये ग्राउंड रियलिटीज पे बात किया करें। बिल्कुल सही। उस वक्त धान की कीमत 1700 रुपए फी मन के हिसाब से जाती थी, आज 1100 रुपए के हिसाब से जा रही है। ये रोजगार आप दे रहे हैं। बेसिकली क्या बात है कि जब किसी के पास रोजगार नहीं होगा, जब पैसा नहीं कमाएगा, अल्टीमेटली इसी तरह के जराइम जो हैं वो होंगे। इसी तरह घरों जो खवातीन उनको घरों की दहलीज पर लूट लिया जाएगा, राह चलते जो लोग हैं उनसे मोबाइल फोन छीन लिए जाएंगे, डकैती राजनी आम हो जाएगी, और ये हो रहा है। आप पुलिस को जितना मर्जी तनकीद का निशाना बना लें, बेसिकली अगर हम इन चीजों की मुहर्रिकात पर जाएं तो बराह रास्त उसका रास्ता जो है हुकूमत की तरफ जाता है। अगर हुकूमत करे तो ये नौजवान नस्ल ऐसी हरकत ना करे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हुकूमत इस पर अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ करती नजर नहीं आ रही। तो हम देख रहे हैं कि शहरी किस तरह से गैर महफूज हैं, अपने घरों में गैर। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी में इस तरह से रूनुमा हो जाते हैं कि आप अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। गरीब बेचारा जाए तो कहाँ जाए जी। निश्तर कॉलोनी का इलाका कमाहा है जहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया, गरीब के घर की छत गिर गई, और इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में बाप और बेटी जान बहक हो गए। शायद सिप्रा साहब, हम बार बार रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं कि जी रियासत आवाम के इन तमाम तर चीज़ों की ज़िम्मेदार होती है, लेकिन रियासत का रोल तो कहीं नहीं नज़र आता। किसी की ज़िंदगी चले जाए,
आप कह देते हैं जी फलां बंदे ने इजहार अफसोस किया है इतनी रकम का, क्या जान का कोई नेमुल बदल है? देखिए, जान का कोई नेमुल बदल नहीं है। जाने वाला इस दुनिया से चला गया और उनके जो लवाहिकीन हैं, जिस ग्रुप से गुजरे हैं, जिस तरह मुश्किल से उनको गुजारा कर रहे हैं, वो वही बता सकते हैं, उन्हीं को पता है। आम जो जाने वाला बंदा है उसको नहीं मालूम। आप अफसोस करें, जाके फातिहा खानी कर लें, बस इतना काफ़ी है। आपने इमदाद का जिक्र किया, हुकूमत इमदाद भी दे दे, लेकिन वो उसका नेमुल बदल नहीं है, पूरा नहीं हो सकता। बात यह है कि देखें, एक दिन पहले बाटापुर में ऐसा वाक़या हुआ, वहाँ पर भी हलाकतें हुई। अब ये कम्हा रोड पर हो गया वाक़या। मुझे बताएं कि कहीं पर प्लाजा बनता है, कहीं पर घर बनता है, तो आपकी जो टाउन इंतज़ामिया है या जोन इंतज़ामिया, वो तो बड़ी मुतारिक नज़र आती है। यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा कि इस ख़ानदान ने जो है वो नाकिस घर बनाए या नहीं बनाए, या किस तरह बनाए, या किस तरह छत गिरी, किस तरह बनी थी। बात यह है, अगर लाहौर शहर में किसी जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारे इदारों को मुतहरिक होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं, दूसरी बात यह है कि एक गरीब आदमी जिसने किसी तरह, जिस तरह भी उसने छत बनाई, लेकिन अल्टीमेटली वो नाकिस तो थी ना, वो गिरी, जिस वजह से भी गिर तो गई, उसकी वजह से नुकसान तो हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि रियासती इदारे मुतहरिक रहें, और अगर इस तरह की कहीं पर तामीराती काम हो रहा है जिसकी वजह से इंसानी जानों को नुकसान हो सकता है, और बिलखसूस अंदरून में तो है ही सही, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनकी निशानदही भी हो चुकी है कि वो हादसात का सबब बन सकते हैं। इसी तरह आपके मज़ाफ़ात में जो इलाके हैं, लाहौर शहर का सरहदी इलाका है, काना के अतराफ में आप जितने भी इलाके, बाद ठोकर न्याज बेग से जो मलका जितने गाँव हैं, वहाँ पर इस तरह के घर बनते हैं, गिरते भी हैं। इसलिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा इदारों को भी और बनाने वालों को भी। हमें बहुत सारी ऐसी खबरें मौसूल होती हैं, हम आपके साथ शेयर भी करते हैं कि मुसलसल बारिश की वजह से किस तरह से गरीब का घर गिर गया, झोंपड़ी गिर गई, लेकिन इसका कोई परमानेंट हल निकालने को शायद सरपरा साहब तैयार ही नहीं है। देखिए, रियासत ने तो छत देनी नहीं है ना, गरीब आदमी ने तो उजरत कमाकर ही छत बनानी है ना। बिल्कुल, अगर वो अपनी कमाई में से ही बनाएगा तो कहीं ना कहीं तो उसको नुकसान है। तो उसका अगर जान की सूरत में उसका बच्चा चला जाए, या किसी की वाइफ जो है, या कोई भी प्यारा इस दुनिया से चला जाए, फैमिली का मेंबर, बिल्कुल, तो मुझे बताएं कि वो क्या करेगा। उसको, वो तो सारी जिंदगी इसी में रहेगा कि मैंने तो छत बनाई थी यहाँ रहने के लिए, लेकिन वही पनाह जो है वो मेरे लिए सारी जिंदगी का रोग बन गया। इसलिए मेरे ख्याल में रियासती जो इदारे हैं उनको एक्टिव होने की जरूरत है। अगर किसी जगह पर ऐसी तामीर हो रही है तो उनको रोकना चाहिए, कबल अज वक्त रोकना चाहिए, लेकिन कबल अज वक्त रोकें। ये गरीब आदमी जो भी होगा, अगर इदारे जाकर इसको बताएंगे कि इस तरह की तामीर करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो मेरे ख्याल में गरीब अमीर सब रुक जाते हैं। इसलिए वक्त कम है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। ख्वाजा सराओं के लिए BOP और PSPA ने मुसावात प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। सिर्फ मुझे एक कमेंट आपका चाहिए, क्या फायदा होगा इस प्रोग्राम से? देखें, कोई फायदे नहीं होते हैं। गवर्नमेंट सतह पर आपके ख्वाजा सरा ऐसी कम्युनिटी है जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। आपके जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो भी काम करती हैं, रियासती इदारे भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको हमने अपने हकूक पे सड़कों पर देखा है। जब तक हम उनको मुआशरे में मकाम नहीं देंगे, मुआशरे का रुकन नहीं तस्वर करेंगे, तब जो मर्जी प्रोग्राम शुरू कर लें, जो मर्जी कर लें, इनको कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। सही, यानी इस तरह के प्रोग्राम्स हमने पहले भी देखे, उनका फायदा आज तक कुछ नहीं हुआ, ना इससे होने वाला है। तो इस पर ख्वाजा सराओं की जानिब से क्या कोई रद्द-ए-अमल, क्या कोई आवाज उठाई गई है? देखो, वो तो हमेशा कहते हैं कि हमें नौकरियां दें। ठीक है, आप भीख मांगने वाले लोगों को आपने या एक हफ्ता पहले 100 ख्वाजा सरा आपने सिग्नल से पकड़ा और उनको दे दिया। आपके गैर सरकारी जो तंजीमें वजीफा लगाती हैं 25-30 हजार, वो ख्वाजा सरा जो इस वक्त बूढ़े हो चुके हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह गवर्नमेंट भी ये करना चाह रही है कि इस तरह का प्रोग्राम के उनके वजाइफ रखे जाएं। अगर उन तक वजीफा पहुंचता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन नहीं ना पहुंचता। बात तो ये है ना कि हमारे पास लाहौर शहर की कैलकुलेशन ही नहीं है, यानी हमारे इदारों को आंखें बुझाने के लिए की जाती हैं, लेकिन इसका फायदा किसी को कोई नहीं पहुंचता। पर बिलाशुबा ये भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं लोग, और इनको इनके मुसावी हकूक फराहम करना भी रियासत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जी तो 11:05 पर हम आपको कह रहे थे कि जी हम बात करने वाले हैं डेंगू कितना खतरनाक, कैसे बचाव मुमकिन है। ये माहिरीन हमें ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप एहतियात किस तरह से कर सकते हैं। शाहिद सिप्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। हेडलाइंस आप जानिएगा, हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
शहरी होशियार रहें, खबरदार रहें। डेंगू के मतवातर मरीज सामने आना शुरू हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान 29 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। ये मुसद्दिका केसेस हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। और मैंने आपसे जिक्र भी किया कि अब जो है ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। मौजूदा जब हमने कोरोना की सूरत हाल आपसे डिस्कस करते थे, जब आपके इर्द गिर्द केसेस बढ़ना शुरू हुए तो एक खौफ सा लोगों में हमने देखा, और अब डेंगू के मरीज भी हमारे इर्द गिर्द रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। कुछ हम बात करेंगे अलामात की, कुछ बात करेंगे एहतियात की, और आपको बताएंगे कि आपने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है। हमारी अपनी ही मेज़बान जो कि प्रोग्राम न्यूज़ नाइट करती हैं, डेंगू से मुतासिर हैं, कुरातुलैन हाशमी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमें शो में ज्वाइन करें। और इसका मकसद क्या था जी, कि हम आपको बताएं कि थोड़ी सी एहतियात करके आप लोग महफूज रह सकते हैं। तो एनी से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या अलामात उन्हें महसूस हुई, किस तरह से वो अभी महसूस कर रही हैं। ऑब्वियसली वो अपना इलाज तो करवा रही हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसी अलामात हैं तो बर वक्त आपको डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट करवाना है और ट्रीटमेंट शुरू कराना है, क्योंकि डेंगू को आप लाइट नहीं ले सकते, बहुत खतरनाक की बीमारी है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम अना, और हाल चाल वाकई बड़े ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा डाउन है तबीयत, अभी भी डाउन है। लास्ट थर्सडे से ये सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई और आज मंडे है। एनी कुछ लेकिन इसके एक्सपीरियंस बावजूद बताएं, कैसे आपको फील हुआ, क्या क्या अलामात थी तो आपने टेस्ट कराया? अना लास्ट थर्सडे को मैं बस घर आई हूँ ऑफिस से, तो आई वॉज फीलिंग डाउन। तो मुझे ऐसा इनिशियली लगा कि शायद थकावट हो गई है शूट पर या तबीयत खराब है, तो मैंने पहले उसको थोड़ा सा लाइट लिया। मैं कहा चलो देखेंगे कल तक ठीक हो जाएगा। तो फ्राइडे को जो है बुखार होना शुरू हुआ, तो मैं कहा चलो कोई नहीं शायद वायरल होगा। लेकिन वो फ्राइडे को बुखार की शिद्दत 103 104 तक चली गई। तो वो जिस तरह आजकल हालात जो चल रहे हैं, वो सबसे पहले तो मेरे जहन में कोविड ही आया। तो वो डॉक्टर से मशवरा किया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ना सबसे पहले आप डेंगू के टेस्ट करवाएं। अच्छा। मतलब आप देखें कि डेंगू इस कदर फैला हुआ है कि डॉक्टर के जहन में 1 मिनट के लिए थॉट नहीं आई कि वो मेरा कोविड टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा नहीं जी आप अपना डेंगू टेस्ट ही करवाएं। तो वो डेंगू टेस्ट जब मैंने करवाया तो वो डेंगू पॉजिटिव आया, और गुज़िश्ता 104 बुखार मुझे 3 दिन तक कांस्टेंट रहा। 103 104 बुखार कांस्टेंट बुखार रहा। उसके बाद फिर दवाइयाँ वगैरह दी, जिसके बाद बुखार थोड़ा सा हल्का होना शुरू हुआ। और बाकी अलामत यही है कि भूख बिल्कुल नहीं लग रही, एपेटाइट बहुत कम हो चुकी है, मुंह का जायका इंतहाई कड़वा है और हर चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही है। तो बस ये तमाम तो सूरत हाल थी, ये तमाम तो सिम्टम्स थे। वही मैं अपने घर में बात कर रही थी, बल्कि मैं अपने घर में न सिर्फ मैं खुद मुतासर नहीं हूँ, बल्कि मेरी मदर इन लॉ भी डेंगू से मुतासर है। अच्छा। तो ये आप देखें इस कदर ये वर्ष ये सूरत हाल है कि मैं यहाँ रहती हूँ। तो हमारे घर में मैं एक दिन ऑफिस आ रही थी, तो एक खातून आई थी यहाँ पर डेंगू का सर्वे करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में कितने एसी हैं, आपके घर में कितने गमले हैं, आपके घर में कोई टायर तो नहीं पड़ा हुआ। मैं कहा जी 3 एसी है हमारे घर में, गमले भी हैं, टायर तो अलबत्ता कोई नहीं है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आती कि जब आपको पता है कि ये सीजन है डेंगू का, हुकूमत ने सारी तवज्जो सिर्फ हमें ये कहने पे लगा दी कि आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो आपको जो है, वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। हुकूमत ने ये कहा कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। लेकिन ना मेरा सवाल सिर्फ ये कि ये डेंगू पे किसने तवज्जो देनी। मतलब आई एम डाउन विद डेंगू फ्रॉम द लास्ट 4 days और मुझे लग पता गया है ये क्या बीमारी। बिल्कुल। अच्छा एनी, अब मुझे ये बताइएगा, आप अपना ट्रीटमेंट तो करा रही होंगी, कुछ ये बताइएगा बेहतरी आना शुरू हुई है आपकी कंडीशन में? जिस तरह से आपने बताया 3-4 रोज से आप शदीद बुखार में मुब्तला हैं। अना बेहतरी इस तरह से आना शुरू हुई है कि ना कि वीकनेस तो अभी बहुत ज्यादा है। अभी भी मैं सोकर में उठी तो मेरा अपना बुखार चेक किया तो अभी भी स्टिल बुखार अभी। सही। एनी से हम एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। खैर एनी ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया है, मुसलसल बुखार है, और एनी जिस तरह से कह रही है कि एक दफ़ा पता चल गया कि कितनी ख़तरनाक ये बीमारी है, तो प्लीज़
आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है, जैसा कि एनी ने बताया, इन लॉ भी डेंगू में मुब्तला हैं, तो आप प्लीज़ एहतियात कीजिए। एहतियात ही इसका एक वाहिद हल है। आपने घर में कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने देना। खैर एनी, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी दुआएं आपके साथ साथ हैं जी हमारी। गेट वेल सून। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती जो है वो जल्द अज जल्द अता फरमाए, आप दोबारा से यहाँ पे मौजूद हों, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि एनी फील्ड में जाती हैं, हर रोज़ अपना शो करती हैं, तो जितनी मर्जी भी आप एहतियात कर लें, अगर ये सूरत हाल बिगड़ जाए, बहुत ज़्यादा फैल जाए, तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इस पर इंतज़ामिया का क्या रोल है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि शहर में मुख्तलिफ जगहों पर आप अपने घर की सफाई तो कर लेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ किसने करनी है, डेंगू कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ शहर के अस्पतालों की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, चेयरमैन और फोकल पर्सन हैं ये लाहौर जनरल हॉस्पिटल डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं। तो अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वजह आप क्या समझते हैं? अभी एक रेनी स्पेल आया है पिछले एक माह में, जो कि शायद पिछले साल की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है, और उसमें जो चूँकि ये मॉस्किटो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, एडिस इजिप्टाई, तो इसकी ग्रोथ हुई है आउट ऑफ प्रपोर्शन इन द लास्ट 30 डेज़, और इसकी वजह से जो डेंगू है वो स्प्रेड किया है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी में। सही। अब मुझे ये बताइएगा, अस्पतालों की सूरत हाल शहर की क्या है? चूँकि आप लाहौर जनरल हॉस्पिटल से हैं, तो ख़ास तौर पर जनरल हॉस्पिटल में डेंगू के कितने मरीज़ हैं, उनकी हालत कैसी है? क्या बहुत ख़तरनाक सूरत हाल में भी मरीज़ हैं? अच्छा, ऐसा कि अभी तो जो मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं इस माह में तकरीबन 5 के करीब मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। अभी इस टाइम भी 3 सस्पेक्टेड केसेस हमारे पास हैं, एंड दे ऑल आर स्टेबल। कोई भी सीरियस मरीज़ नहीं है, और वो टाइमली उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्हें टाइमली इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट किया गया। ठीक है। डेंगू खतरनाक कितना है ये बता दीजिएगा। अलामात क्या क्या होती हैं, किन अलामात के साथ आपको फौरी तौर पर डेंगू का टेस्ट करवाना ही करवाना है? पहले तो सबसे हम अलामात की तरफ देखते हैं कि कौन सी अलामात। जो डेंगू फीवर है इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, और ये जो फीवर है इसके साथ इंसान के जिस्म में दर्दें बहुत शदीद होती हैं, और ख़ासतौर पे आंखों के पीछे दर्द होती है, रिट्रोऑर्बिटल पेन्स कहते हैं इसको। ठीक है। सर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, इसके अलावा मसल्स में दर्द होता है। सर में दर्द, हड्डियों में दर्द, मसल्स में दर्द, बुखार की शिद्दत, ये डेंगू की अलामत है। आंखों के पीछे जो दर्द है बड़ा स्पेसिफिक है फॉर डेंगू, रिट्रोऑर्बिटल पेन्स। अच्छा जी, ये चीज मैं मेंशन करती चलूं, आंखों के पीछे अगर दर्द है तो वो स्पेसिफिकली डेंगू की ही अलामत है। सही। और 30% केसेस ऐसे हैं जिनमें लूज मोशंस, वॉमिटिंग, डायरिया, ये वाली चीज़ें होती हैं। और जो 50% केसेस हैं उनमें जिस्म के ऊपर रैश पड़ जाते हैं, सुर्ख रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो आपस में मिले हुए होते हैं, और ये मेजर अलामात हैं डेंगू फीवर की। अब जो डेंगू फीवर है इसके साथ साथ चूँकि कोविड भी चल रहा है, और कोविड की बहुत ज़्यादा इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पैंडेमिक है, तो सबसे पहले सस्पिशन हमारा जाता है कि शायद पेशेंट को कोविड होगा। जो कोविड में भी हाई ग्रेड फीवर होता है, लेकिन उसमें आंखों के पीछे दर्द नहीं होती, फटीगेबिलिटी और लेथार्जिक एलिमेंट। कोविड में ये नहीं होता, ये दोनों में डिफरेंस है जी, ये फर्क है। और इसके अलावा जो एक और वायरस है जो कि चिकनगोनिया है और जीका वायरस है, ये भी इस साउथ ईस्ट एशिया में इसकी प्रेवलेंस है। तो सम टाइम जो डेंगू फीवर है वो डेंगू एक्चुअली डेंगू नहीं होता, फीवर उसी तरह प्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कंसीडर करते हैं कि मे बी चिकनगोनिया, मे बी जीका फीवर और मे बी डेंगू। तो जो ये तो है उसकी मेन अलामात। फिर इससे जो सबसे पहले जैसी फीवर होना चाहिए, चाहे वो कोविड है, वो डेंगू है, तो मरीज़ को डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। तो विद हाई सस्पिशन जब उसके जिस्म पे रैश भी पड़े हुए होते हैं और वो रिट्रोऑर्बिटल पेन्स भी हैं, तो डॉक्टर जो है वो डेंगू की इन्वेस्टिगेशन करवाता है। जो पहले 6 दिन है उसमें तो NS1 एंटीजन है, जो करवाया जाए तो वो डायग्नोसिस हो सकता है, अदरवाइज ये डायग्नोसिस लैब के ज़रिए मुमकिन नहीं है। सही। पाकिस्तान में PCR अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज दुनिया में PCR भी अवेलेबल है डेंगू का, जो कि अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं। ठीक है। 5वें दिन के बाद एलाइजा टेस्ट है जिसमें IgM डेवलप होना शुरू होता है, और 5वें दिन के बाद से लेकर 12वें दिन तक ये IgM डिटेक्ट हो जाता है, और उसके ज़रिए डायग्नोसिस इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और आफ्टर डे 12 IgG डेवलप हो जाता है, जो कि लाइफ लॉन्ग रहता है जिस्म के अंदर, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप बर वक्त डेंगू का इलाज नहीं करा रहे तो खुदा ना खास्ता क्या ये जानलेवा है? एंड सेकेंडली,
कोरोना से हम ये समझते हैं कि एक बंदे से दूसरे फर्द में ये जो है वायरस जो है ये इसकी सबमिशन बहुत तेजी से हो जाती है, तो क्या डेंगू भी एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है? पहले तो ये एक शख्स से दूसरे शख्स को उस सूरत में लगेगा कि जो मॉस्किटो है और जो ख़ास मॉस्किटो है एडिस इजिप्टाई वो बाइट करे उस मरीज़ को जिसको डेंगू है, और उससे फिर वो जाके नॉर्मल हेल्दी इंसान को बाइट करेगा तो वो ट्रांसमिट कर देगा इस वायरस को पेशेंट से उसमें। और जहाँ तक इसकी सेवेरिटी की बात है, अगर हम फर्ज करो 10,000 केसेस कंसीडर करें डेंगू के, तो 9,000 ऐसे होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, जिन्हें पता भी नहीं चलेगा डेंगू होगा और गुजर जाएगा। अच्छा। जो बाकी 1,000 होंगे, ये सिम्प्टोमेटिक होंगे। इनमें से भी 90% ऐसे होंगे जो सिम्प्टोमेटिक होंगे, उनमें वायरल प्रोड्रोम मतलब कि हल्का फुल्की एक फीवरिश सी फीलिंग आएगी, हल्की सी लिथार्जी दर्दी होगी और वो गायब हो जाएगा। जो बाकी 10% बन गए बचे हैं, इनमें से 5 मरीज ऐसे होंगे जिन्हें डेंगू क्लासिक होगा और 4 ऐसे होंगे जिन्हें डेंगू हेमरेजिक होगा। जो खतरनाक है वो एक्चुअली डेंगू क्लासिक फीवर या एसिम्प्टोमेटिक खतरनाक नहीं है। जो डेंगू हेमरेजिक फीवर जो कि कन्वर्ट समटाइम 1 to 2% केसेस में डेंगू शॉक सिंड्रोम में हो जाते हैं, इनमें 10 to 20% मॉर्टेलिटी है अगर टाइमली से ट्रीट ना किया जाए। सही। और अगर टाइमली ट्रीट कर दिया जाए तो हम इस मॉर्टेलिटी को कम करके 1 to 2%। अगर एक्सट्रीम लेवल पर आपका डेंगू जो है वो पहुंच चुका है, उसकी कुछ खास अलामत हैं क्या? जिस्म पर धब्बे पड़ना, या हम कहते हैं किसी सूरत में कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये क्या वाकई खतरनाक अलामत है? अच्छा, एक बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर जिस्म पे धब्बे बन गए तो वो डेंगू हेमरेजिक होगा। ऐसा नहीं है। जो डेंगू क्लासिकल फीवर है वो ब्लीडिंग के साथ और विदाउट ब्लीडिंग दोनों सूरत में हो सकते हैं। जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है उसमें जो एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है इसे क्लासिक डेंगू फीवर से, इसमें हमारी जो कैविटीज़ हैं, एब्डोमिनल कैविटी है, लंग की कैविटी है, इसमें कैपिलरी लीकेज शुरू हो जाती है। वो जो कैपिलरी लीकिंग है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर नीचे जाना शुरू होता है और पेशेंट शॉक में जाता है। सही। तो अगर किसी शख्स के पेट में पानी इकट्ठा हो जाए या लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाए तो ये खतरनाक अलामत होगी। जो WHO उसने 4 अलामत को बेसिकली कंसीडर किया है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो 1 लाख से नीचे हो जाए, हाई ग्रेड फीवर हो, जो पेशेंट है इसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, वो माउथ मिकोजल ब्लीडिंग हो सकती है, वो गम से हो सकती है, वो जिस्म के ऊपर धब्बे पड़ सकते हैं, और हीमो कंसंट्रेशन हो जाए। और हीमो कंसंट्रेशन के साथ जो है वो प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी में कलेक्शन आए। तो अगर ये 4 चीज़ें मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू हेमरेजिक फीवर है। और अगर इसका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं ये शॉक में जा रहा है पेशेंट। तो इस सूरत में ये जो डेंगू हेमरेजिक फीवर वाले होंगे 10 to 20% केसेस जो हैं, अगर उसे एडिकेटली टाइमली मैनेज नहीं किया गया तो वो जा सकते हैं डेंगू शॉक में। और 1 to 2% ऐसे होंगे जो कि फिर जिनमें मॉर्टेलिटी हो सकती है। सही। अब डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोविड हुआ, क्योंकि एक पेंडेमिक है, हर दूसरा बंदा कार हो रहा है, उसके बाद उसको डेंगू बुखार हो जाता है, तो क्या उसके लिए खतरा डबल है? जाहिर है कि ऑलरेडी एक एक्यूट इलनेस चल रही है, कोविड कितनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है, और अगर उसके साथ डेंगू भी हो जाता है तो ये प्रोपोर्शन उसकी सीरियस होने की, उसकी एडवर्स इफेक्ट्स आने की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। सही। तो इसलिए जो सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि जैसे रेनी सीजन में हम हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हुकूमत करेगी कुछ ना, जबकि इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो नहीं है वो खुद हर सिटीजन का है। हमारा अपना है। हमारे घर में गमले होते हैं, हमारे घर में AC लगे हुए हैं, उनका पानी इकट्ठा होता है, और ये फ्रेश वाटर मॉस्किटो है। अगर हम अपने घर में और आजकल वैसे भी बारिशों का सीजन है जी, बारिशों की प्रेडिक्शन आज भी की गई है, तो हम इसको भी जो है वो बहुत लाइट लेते हैं, एहतियात नहीं करते। और हमें हर सूरत में इंसेक्टिसाइडल स्प्रे करवानी है। हमारे वाटर टैंक ऊपर छतों पे लगे होते हैं, वो ओवरफ्लो होते हैं और छतों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फ्रेश वाटर है, सोर्स है। और इसलिए जब तक हम खुद एज ए कम्युनिटी इसमें नहीं ना कोई एफर्ट्स करेंगे तो शायद हम इसको स्प्रेड होने से नहीं रोक पाएंगे। सही। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ डेंगू का मौसर इलाज मौजूद है, बर वक्त तशखीस करके तो आप डेंगू से महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल, तमाम हॉस्पिटल जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं इसमें बार बार हुकूमत ने लिखती है कि ट्रेनिंग करवाएं, और हम लोग अपने जूनियर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे कल लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एक सेमिनार है डेंगू के ऊपर, जिसमें तमाम डॉक्टर्स को इसके ऊपर दोबारा सेंसिटाइज किया जाएगा कि डेंगू सीज़न स्टार्ट हुआ और आपने ये करना है। और ये मुसलसल हर 3 महीने के बाद
ये सेशंस करवाए जाते हैं। और जहाँ तक है स्पेसिफिक बेड्स एलोकेट हुकूमत ने करवाए हुए हैं, और इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, एक्चुअली सारी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो हुकूमत वो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का अरेंजमेंट करती रहती है, और वो ट्रीटमेंट एक एक्सीलेंट ट्रीटमेंट हो रही है हॉस्पिटल। सही। एहतियात में आपसे जानना चाहूँगी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के रहनुमाई के लिए हैं, लोगों में शऊर बेदार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा पब्लिक सर्विस मैसेज जो कि एहतियाती तदाबीर की सूरत में हो, लोगों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि हमें फ्रेश वाटर को कहीं पे भी खड़े नहीं होने देना, उसे करना, चाहे वो हमारे वाटर टैंक्स है, हमारे गमले हैं, हमारे एसी का पानी है, या कोई टायर पड़ा हुआ है, या कोई और बर्तन जिसमें हम परिंदों के लिए पानी यूजुअली डालते रहते हैं, तो हमने इन तमाम चीज़ों को पानी को ड्राई कर देना। दूसरा ये कि आजकल गर्मी का सीज़न ख़त्म हो रहा है और बाहर का शुरू हो रहा है, तो हाफ स्लीव बेशतर बच्चे स्कूल में पहन के जा रहे हैं, ऑफिस में पहन के जा रहे हैं, तो फुल स्लीव्स पहननी है। ये जो मॉस्किटो है ये अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के टाइम के ऊपर ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो इस टाइम ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, आपने ये दो टाइमिंग में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी। डॉक्टर साहब एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के ऊपर ये इन्फेक्ट करता इसका है, खतरा ज़्यादा होता है। तो इस टाइम अगर बच्चे बाहर, जैसे बच्चे खेलने के लिए अक्सर निकलते हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं वो सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं, तो वो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें वॉक पे जाने से पहले। यूजुअली हम पार्क्स में जा रहे होते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं, तो वहाँ पे चूँकि वो पानी भी फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं वो, तो वहाँ पे मॉस्किटो यूजुअली अवेलेबल होता है। तो अगर मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के जाएंगे तो हम इस चीज़ से बच जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मॉस्किटो इर्द गिर्द ज़्यादा है तो उस भी यूज़ करने चाहिए सोते हुए। ठीक है। करने तो ये एहतियाती तदाबीर अगर हम ये कर लें तो हम डेंगू की स्प्रेड को रोक सकते हैं। जी, तो ये वो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से आप डेंगू से महफूज रह सकते हैं। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कहीं पर भी साफ़ पानी जमा ना होने दें। अगर आपने किसी खुली जगह पर सोना है तो नेट प्रॉपर मिलती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म के बार बार जो शदीद बुखार हो रहा है, ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, अगर आपकी आंखों के बीच में पीछे आंखों के दर्द है तो आपको फौरी तौर पर अपना डेंगू टेस्ट कराना है। जितना आप बर वक्त तशखीस करके इलाज की तरफ जाएंगे उतना आप महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अब हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ इंतज़ामी मामलात की हम बात करेंगे कि इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रिक है डेंगू कंट्रोल के हवाले से, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। शहर में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पोश इलाकों की तरफ रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें डिफेंस और बरकी रोड का इलाका है जहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम मौजूदा डेंगू की सूरत हाल डिस्कस करें, इंतज़ार का वक्त नहीं है। माजी में हमने देखा कि जी इंतज़ामिया की जानिब से बहुत ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ की गई, शानदार कारकर्दगी दिखाई गई, सर्वेलेंस का एक प्रॉपर तरीक़ेकार था। टाइट शॉप्स पे जाकर चेकिंग की जाती थी, ऊंची जितनी बीमारात हैं शहर में वहाँ पर जाकर सर्वेलेंस, कब्रिस्तानों में जाकर सर्वेलेंस की जाती थी, जिससे हमने देखा बहुत हद तक डेंगू पे कंट्रोल भी पाया गया। यूसी की सतह पर हर रोज़ कार्रवाइयाँ होती थी, घरों के बाहर स्टिकर्स चिपका किए जाते थे, लोगों को फाइन किए जा रहे थे, लोगों के अंदर एक डर और खौफ था। अब सर्वेलेंस उस लिहाज से तो नज़र नहीं आ रही है। अगर सर्वेलेंस की भी जा रही है तो किन बुनियादों पर की जा रही है, आगे इसकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि अब खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा केसेस क्योंकि हमने देखा कि डिफेंस के इलाके से रिपोर्ट हो रहे हैं, बरकी के इलाके से भी केस रिपोर्ट हुआ। तो शहर में इंतज़ामिया किस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डेंगू का खतरा बढ़ता चला जा रहा है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। कोरोना में हमारे पास ये था जी, कोविड एक नई चीज़ थी और आपने उसका एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर आपने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन डेंगू पे तो ऑलरेडी शानदार सर्विलेंस, बहुत अच्छी कारकर्दगी के साथ हमने कंट्रोल पाया। अब जब केसेस बढ़े हैं तो किस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? थैंक यू सो मच मैम। जैसे आप पहले अपने बैकग्राउंड में बता रहे थे, हमारा ये जो सर्विलेंस का फीचर है ये बहुत रेगुलरली इसको उसी SOPs के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट किया गया है। तहसील लेवल की जो कमेटीज़ हैं, हमारे 10 टाउन्स हैं, 10 टाउन में उसी तरह तमाम जो टीम्स हैं वो रेगुलर, इवन ऑन संडेज़ भी वो सर्विलेंस की उन्होंने एक्टिविटी जारी रखी हुई है। और आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 65,000 प्लस हमारे जो पॉजिटिव लार्वास हैं वो लास्ट
30-40 डेज़ में हम लोगों ने ढूंढे, तो एक्टिविटी तो बड़ी स्ट्रिक्टली चल रही है। अगर आप कोविड इसका डेंगू का ट्रेंड देखें तो 2013 ऑनवर्ड इसकी एक साइक्लिक एक एक्टिविटी है, जिसमें 2013 में केसेस जो थे वो 1300 के करीब थे, फिर उसके बाद 2016 में दोबारा 1100 पे केसेस गए, फिर बीच में 2 साल का गैप आता है, फिर 2019 में दोबारा 1000+ केसेस थे। इसी तरह ये अब दोबारा 2021 में एक इसका नेचुरल ट्रेंड है, जिसमें दोबारा इस बार जो केसेस हैं वो ज़्यादा हुई हैं। लेकिन इसमें जो आप केसेस की अगर आप फिगर की बात करें तो हमारे जो केसेस हैं वो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्राइवेट लैब्स जितनी भी हैं उनको फॉलोअप किया है। और प्राइवेट लैब्स के पहले केसेस उस तरह हमारे डैशबोर्ड्स पे रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। हमारी जो प्राइवेट 40-45 जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी सिर्फ वहाँ से केसेस जनरेट होते थे। ये पहली बार है कि हम लैब्स के पीछे गए हैं, हमने उसको डिग आउट किया है, उनको उस पर पुश किया है कि आप मैक्सिमम आप जो केसेस हैं उनको आप डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करें, ताकि जो रियल केसेस है, जो रियल फिगर है वो हमारे सामने आ सके और उसी पे फिर ताकि एक डायरेक्टेड जो हमारी डायरेक्शन है वो उसके मुताबिक हो। इसी तरह जो DHA को आपने हाईलाइट किया, DHA में भी हमारे जो चैलेंजेस हैं, जिसमें DHA में क्योंकि एक पॉश एरिया है वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रोन हैं टेस्ट करवाने के एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ऑफ लाहौर, तो वो ज़्यादा अपने रेगुलर सैम्पलिंग करवाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जिसकी वजह से एक एक्सपेंसिव टेस्ट है IgM जो है वो 2600-700 का रेगुलर लैब्स में वो टेस्ट हो रहा है, उसके बावजूद उनकी अफोर्डेबिलिटी है, टेस्ट वो ज़्यादा करवाते हैं। आपका जो एक और फैक्टर जो DHA में हमारे सामने आया है वो ये है कि एक्सेस का इशू है। लोग जो हैं वो कोविड की एक एप्रीहेंशन है जिसकी वजह से वो अपने घरों में विजिट करने में थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, एक्सेस अब नहीं देते। फिर आपका क्योंकि ये जो फेज़ 5-6 है ये न्यूली आपका डेवलप्ड नए एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपके अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर आपके अबेंडेंट या वेकेंट प्लॉट्स बहुत ज़्यादा, तो कई आपके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। लेकिन उसकी उसी तरह सर्विलेंस भी बढ़ाई गई है। DC साहब ने रिसेंटली कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे हमारा जो DHA फेज़ 5-6 है उसको पहले सिर्फ कैंट जोन देख रहा था, उसमें वागा की टीम भी उसमें ऐड कर दी गई है ताकि टीम्स को बीफ अप किया गया है। सर्विलेंस ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टली की जा रही है, संडेज़ को छुट्टी के दिन भी की जा रही है, और उसके साथ साथ हमने DHA की भी अथॉरिटी को ऑन बोर्ड आपने कहा सर्विलेंस ज़्यादा की जा रही है, तो जब सर्विलेंस ज़्यादा की जाती थी हमारे पास उसी तरह खबरें भी मौसूल होती थी कि टीमें फलां जगह पर कार्रवाई करने पहुंची हैं, फलां जगह पर। अभी उस लेवल की सर्विलेंस जो हमने माजी में देखी, जिस तरह कब्रिस्तानों पे, टायर्ड शॉप्स पे, अभी मुझे सिर्फ लगता है जो हॉटस्पॉट हैं वहाँ पर ही ज़्यादा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या वाकई ऐसा है? मेरे ख्याल से हमारे लास्ट 25-27 डेज़ में हमारी 455+ FIRs है जो हमने कमर्शियल एरियाज़ में दी। अच्छा। हमारी राउंड 493 टीम्स वो हैं जो सिर्फ आउटडोर टीम्स वो जो सिर्फ कमर्शियल एरियाज़ को देख रही हैं, और 450 के करीब उनकी FIRs हैं। यही वजह है कि हमारे पिछले 9 साल में जो हाईएस्ट लावा जो है पॉजिटिव लावा मिला है वो इस साल मिला है, दैट इज़ अराउंड 65,000 जो पॉजिटिव लावा मिला है और जो आउटडोर टीम्स को मिला है। तो सर्विलेंस तो फैक्चुअल पोजीशन तो हमारी ये है, हाँ उसमें ये कहा जा सकता है कि शायद उस तरह आप हाईलाइट ना हो रहा हो, लेकिन जहाँ तक हमारी एक्टिविटी का ताल्लुक है, एक्टिविटीज़ नेचुरली उससे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब बारिशों की प्रेडिक्शन की जा रही है तो वो तो सिचुएशन एक और ख़तरनाक मोड इख्तियार कर सकती है, तो क्या कोई आपकी प्लानिंग है जितनी वेदर प्रेडिक्शन है उसको लेकर कि आप लोगों ने सर्विलेंस को कोई मज़ीद बढ़ाना है? इसमें मैम हमारा अभी जो रिसेंटली हमारा पोलियो का भी आज से फर्स्ट डे है, पोलियो एक्टिविटी भी लाहौर में पोलियो स्टार्ट हो गया, पोलियो कैंपेन। उसके बावजूद हमारा जितना HR है वो डेडिकेटेडली हमने उसी पे उसका फोकस रखा है। फर्दर भी हम लोगों ने हाई किया ताकि इसका किसी तरह भी हम ये एरिया निगलेक्ट ना करें, क्योंकि पीक सीज़न है और इसमें मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो इस टाइम में होना है, तो हम उस पर किसी तरह भी उसको ओवरलुक नहीं कर रहे हैं। सही, पोलियो, डेंगू और कोविड तीनों चीजें साथ चल रही हैं। इनफ कैपेसिटी मशीनरी आपके पास है? चीज़ें बहुत बड़ा शहर है, चीज़ें बहुत ओवर स्ट्रेच हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को, प्रोविंशियल हेल्थ को दाद देनी चाहिए कि तीनों चैलेंजेस को वो एट अ टाइम फाइट कर रहे हैं, और तीनों में कोविड का ट्रेंड भी जो है वो पेशेंट्स का वो कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह डेंगू का भी अब लास्ट हमारे जितना आपका लार्वा ज़्यादा मिल रहा है उसके साथ साथ जो है हमारे केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। सही, मुझे बताइएगा, स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, प्रायोरिटी क्या है, किस तरह से, क्या कोई रेड जोन है, कोई आपके हाईलाइट एरियाज हैं जहां पर आपने ज़्यादा जाके चेकिंग करनी है? स्कूल कॉलेजेस में भी क्या कोई रैंडम मॉनिटरिंग का सिस्टम रखा है? स्कूल जिसमें CO एजुकेशन जो है और DC साहब हमारी रेगुलर मीटिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम जॉइंटली उसको विजिट भी करते हैं। स्कूल्स के जो कोविड SOPs NCOC की तरफ से हैं उसके अकॉर्डिंगली अब स्कूल्स खुल ज़रूर गए हैं, लेकिन उन पे तमाम जो SOPs हैं उसको इंश्योर किया जा रहा है कि तमाम बच्चे जो हैं वैक्सीनेटेड। अब क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों में भी स्टार्ट हो गई है, मास्क पहन के हैं, और फिर उसके क्लासरूम्स के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उसको भी लिमिट किया गया है, उसको भी चेक किया जा रहा है। और इसी तरह उसके साथ साथ स्कूल के साथ साथ हमारे कमर्शियल एरियाज़ पे भी जो क्रैकडाउन है वो बड़ा रेगुलरली जारी है, और डेली जो है वो सीलिंग का सिलसिला जारी है।
MCL, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर उसको ड्राइव को लेके चल रही है और उसके खातिर खा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, हमने लोगों को बार बार पाबंद करना है और पाबंद आप जितना मर्जी, वो चाहे हमने कोविड में भी देखा, लोगों को एक मास्क पहनने का कहा जा रहा है और वो अभी भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बाय फोर्स ये चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करानी है। क्या कोई फाइन वगैरह इम्पोज किए जा रहे हैं जिन टायर शॉप्स में, जिन दुकानों में या फिर जिन बड़ी बिल्डिंग्स में लार्वा बरामद हो रहा है, वहाँ पे क्या कोई कार्रवाई भी की जा रही है? उसकी 2 pronged स्ट्रेटजी है। नंबर 1 तो ये है कि इमीडिएटली जो आपके कमर्शियल एरियाज़ हैं, जो आउटडोर टीम्स हैं, वो तो इमीडिएटली FIR उस पर दे रही है। FIR उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा अग्रेसिवली हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जो आपकी एरियाज़ हैं जहाँ पे कोविड SOPs की वायलेशन है, वहाँ पे उसका सीलिंग का सिलसिला भी उसके साथ पैरेलल जारी है। तो फ़ाइन भी इम्पोज किए जाते हैं। जब उनको डीसील किया जाता है तो उस पर फ़ाइन भी इम्पोज किए जाते हैं। अब एक बेसिक कमिश्नर साहब ने हमें एक डायरेक्शन दे दी है जिसमें अगर एक रिपीटेडली उस पर वायलेशन हो रही है तो फिर उसकी 7 दिन की सीलिंग है और उसके साथ उनके साथ FIR भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। तो इस पे अब बहुत स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन भी लिया जा रहा है और उसी का अब रिजल्ट है कि आपने देखा होगा ओवरऑल मार्केट्स में लोगों में अब एक ये चीज़ सेटल्ड हो गई है कि सैटरडे संडेज आर द सेफ डेज़ और वो सेफ डे पे शॉप्स बंद हैं। पहले जहाँ पे रेजिस्टेंस आती थी ट्रेडर यूनियन की तरफ से सब, अब वो उसमें सब लोग ऑन बोर्ड हैं, वो भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट भी उसमें बहुत अच्छी है। अच्छा, लोगों में खौफ मुब्तला किया जाता है कि जी अगर उन्होंने पाबंदी ना की तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी या फिर उनका कारोबार सील कर दिया जाएगा। ये सीलिंग वाली जो ऑप्शन है 2 दिन बाद या उसी 2 घंटे बाद, लोगों के अंदर ये डर नहीं है ना, वो किसी ना किसी तरह अपनी शॉप भी खोल लेते हैं। तो ये चीज़ें इंश्योर किस तरह से कराई जाएंगी कि वाकई लोगों के ऊपर इसका खौफ रखा जाएगा कि आपकी प्रीमिसेस दोबारा खुल नहीं सकती? वही मैम, कमिश्नर साहब की जो हमारा रिसेंटली नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने इसका बेसिक SOP एक डायरेक्शंस दे दी हैं कि जो रिपीटेडली अब मैक्सिमम 7 डेज़ है, इनिशियली हम उनको 2 दिन के लिए सील करते हैं और उसके साथ उस पर FIR इनिशियली नहीं दी जाती। लेकिन अगर वो दोबारा वही शॉप या वही रेस्टोरेंट या वही कोई कमर्शियल सेंटर जो है दोबारा वो करता है तो फिर उसको 5 दिन के लिए सील किया जाता है, फिर भी FIR नहीं दी जाती। लेकिन जब वो तीसरी बार करता है तो फिर उसको 7 दिन के लिए सील किया जाता है, साथ FIR भी दी जाती है। तो वो उसके बड़े खातिर खा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लोगों को पता है कि एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में लिख दी गई है, अब जो वायलेशन करेगा उस पर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। ठीक है, ये तो सख्तियां हैं जो कि की जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ इंतजामिया लोगों को मुतहरिक करने के लिए हमने जगह जगह देखते थे स्टीमर्स लगाए जाते थे, पब्लिक सर्विस मैसेज दिए जाते थे। इसके लिए क्या प्लानिंग की गई है? हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। से खुश आमदीद कहेंगे। जीशान नसरुल्लाह रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आवाम को बार बार जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, चीज़ें आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है जो पब्लिक सर्विस मैसेज लिखे होते हैं। डेंगू के हवाले से ऐसा सच नहीं नज़र आ रहे, माजी में हमने ये देखा और लोग कहीं ना कहीं बैठ जाती है कि आपने इससे एहतियात करनी है। वॉक्स का एहतमाम किया जाता था, लोगों के घरों में पम्फलेट दिए जा रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि अब टाइम आ चुका है कि इस प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल आपने दोस्त का हम लोग बल्कि ये अभी वीकेंड पे ये संडे को भी जो है एक पूरी वॉक अरेंज हुई थी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको लीड किया और तमाम एजुकेशन सेक्टर से स्कूल्स के बच्चे और सब लोगों ने डिफरेंट डेज और इवन ट्रेड यूनियन के जो लोग थे उन्होंने भी उसमें हमें ज्वाइन किया। तो एक्टिविटीज़ जो हैं वो जनरेट की जा रही हैं। इवन DHA में अब हम लोग ने तमाम चौराहों पे आपके जो पब्लिक सर्विस मैसेज हैं, क्या अवेयरनेस के लिए किस तरह आप इससे बच सकते हैं, डेंगू किस तरह आप पे हमलावर होता है, तो वो डिफरेंट चौराहों में अगर आप विज़िट करें तो हमने उसको आवेज़ा किया है, कैंट में भी किया है और इस तरह बाकी लाहौर के जो इलाके हैं उसमें भी उसका सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि पीक सीज़न है। अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़रूरी है। अवेयरनेस से ही हमारा काम भी आसान हो जाता है और उनकी सेफ्टी भी जो है वो इसी में डिपेंडेंट है। अच्छा, स्कूल्स में 0 पीरियड रखा गया था। बच्चे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज रखते हैं, अगर उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं, घरों में जाके भी बच्चे वो बार बार चीज़ें डिस्कस करते हैं। हमने कोविड में देखा, हमारे अपने घरों में बच्चे ये चीज़ें बता रहे होते थे कि जी ये चीज़ बताई गई है, हमें ये चीज़ बताई गई है। तो आपको नहीं लगता कि स्कूलों में भी अब पाबंद करना है टीचर्स को कि स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर इसके बारे में बताएं और समझाएं? 0 पीरियड जो है वो अभी बिल्कुल उसी तरह कंटिन्यू हो रहा है। नेचुरली जिस तरह स्कूल्स का आपके सामने ही है कि कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हैं, स्कूल्स बंद होने की वजह से वो रूटीन में उस तरह बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बार बार वो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो वो उस तरह मैसेज तो शायद उसके थ्रू कन्वे नहीं हो रहा, लेकिन वो बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। 0 पीरियड का सिलसिला उसी तरह जारी है, बल्कि एजुकेशन CO एजुकेशन की तरफ से तमाम अपने जो डिस्ट्रिक्ट उनके जो DDOs हैं उनको भी हदायत है कि 0 पीरियड को ऑब्ज़र्व करें और उन्होंने तमाम स्कूल्स में अपना जो मॉर्निंग
उनकी असम्बली होती है, उसमें भी बार बार ये मैसेज जो है वो बच्चों से शेयर किया जाता है, क्योंकि वो वाहिद एक डिसमिनेट करने का फोरम है जहाँ से बच्चे घर घर जाके हमारा मैसेज देते हैं। ठीक है, लाहौर में कौन से इलाके ऐसे जो आपको लगता है कि हॉटस्पॉट है, यहाँ पर डेंगू की अफजाइश कंपैरेटिवली बाकी इलाकों से ज़्यादा देखी गई है, यहाँ पर आपकी सर्वेलेंस ज़्यादा है? हमारी सर्विस नेचुरली, जैसे आपने इनिशियली बताया कि हमारे DHA और कैंट के एरिया में ये बहुत हाईलाइट हुआ है, बल्कि जो हमारे टोटल 487 इस वक्त तक जो केसेस हैं उसमें 408 केसेस जो हैं हमारे DHA कैंट और आपका फेज़ 5 और फेज़ 6 और फेज़ 2-3 प्राइमरली इस एरिया में। यही वजह है कि वहाँ पे जितना भी मेजॉर एरिया है वो वहाँ पे एक अनअटेंडेड है, वहाँ पे इवन DHA को ऑन बोर्ड लिया गया है, हमारे वीड्स हैं, अब वो वीडी साइट के थ्रू तमाम झाड़ियाँ जो है उनको ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ पे आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनकी जो बेसमेंट्स हैं वो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, बेसमेंट्स की और रूफ टॉप की सर्विलेंस की जा रही है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स में पानी खड़ा होता है और वो आपका बेस्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है डेंगू के लिए, डेंगू लावा के लिए। तीसरा, वहाँ का जो बिल्डिंग कंट्रोल है DHA का, उसको ऑन बोर्ड लिया गया है कि वो एक एडवाइजरी इशू कर रहा है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और वो अपना नक्शा अप्रूव करवाने आ रहे हैं तो वो बेसिक SOPs जो हैं डेंगू के उनको भी ऑब्जर्व करें, ताकि बिल्डिंग को खुश रखा जा सके, गैर ज़रूरी तौर पे पानी का इस्तेमाल ना किया जाए। और बल्कि DHA के जो रिहायशी हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आप अपने घरों में हमारी जो टीम्स विज़िट कर रही हैं उनको आप एक्सेस दें, उनको रूफ टॉप्स पे जाने दें, उन्होंने अपने ID कार्ड्स पहने हुए हैं, आप उनसे बिल्कुल खौफ ना हो, बल्कि उनके साथ हमने चिप इन किया है DHA के स्क्वाड्स को भी, ताकि आपको ट्रस्ट हो, वो आपको विजिट कर रहे हैं, उनको अपनी बेसमेंट्स को एक्सेस दें, अपने रूफ टॉप्स को एक्सेस दें, अपने बैकयार्ड्स को एक्सेस दें। अच्छा, इस पे लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं आजकल, आपको पता है कि किस तरह के हालात हैं, कोई भी आपको एकदम से अपने घर अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता। डेंगू टीमों की आड़ में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मुतहर्रिक हो जाते हैं जो कि चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस होते हैं, तो आपकी टीम की स्पेसिफिकली क्या कोई कार्ड वगैरह उन्होंने पहने हैं कोई, ताकि लोगों को भी पता हो ना कि ये डेंगू टीम है, हमने इनके साथ कोऑपरेट करना है? जो तमाम डेंगू टीम्स हैं, एक तो वो अपना जो ID कार्ड है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, दे ऑल आर वेयरिंग दैट कार्ड। सेकेंडली उनके पास आपका जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, अगर वो इसमें DHA में घूम रहे हैं तो DHA का स्टाफ उनके साथ उनको कंपनी कर रहा है। इसी तरह अगर मॉडल टाउन का इलाका है तो मॉडल टाउन सोसाइटी, ये सिर्फ वो CBMs हैं या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स हैं जो हमने उन लोगों के लिए किए हैं ताकि एक आइडेंटिटी के साथ उनके पास जाएँ, क्योंकि वो अपनी कंसर्न प्राइवेट सोसाइटी की अथॉरिटी को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनकी डेली डे टू डे बेसिस पर उनकी इंट्रैक्शन होती है। तो यही मकसद यही था कि वो उसको ट्रस्ट करें। और फिर हमने अथॉरिटीज़ के थ्रू मैसेजिंग करवाई है तमाम रेजिडेंट्स को, SMS के थ्रू उनको मैसेज भेजा है। उसका कंटेंट हमने स्पेशली यही डिज़ाइन किया है कि आपकी सेफ्टी के लिए टीम्स आ रही हैं, आप उनको एक्सेस दें। फिर स्पेशली न्यू इक्विपमेंट हमने अब प्रोवाइड किया है, जिसमें हमारी ये स्प्रे करने के लिए तमाम मशीन्स हैं, उसमें अब डिफरेंट एरियाज में स्प्रे किए जा रहे हैं और फॉगिंग के ज़रिए, ताकि जहाँ पे ज़रूरत की बेस पे हम बिल्कुल कारपेट फॉगिंग नहीं कर रहे कि हर तरफ फॉगिंग करवा दें, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके मुताबिक, क्योंकि उसको और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन इस सिलसिले को भी आगाज़ कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द हम इस पर काबू पा सकें। ठीक है, कल जो बारिश हुई गुलबर्ग 3 के इलाके में बारिश का पानी मौजूद है, अब इंतज़ामिया को इदारों के साथ भी जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहना है। ऑब्वियसली अगर आप अपना काम करते रहेंगे और वासा ने अगर एक्टिव होकर पानी ना निकाला, जैसे अब ये देख रहे बारिश का पानी है, अगर ये मौजूद रहेगा तो यहाँ पे तो डेंगू की अफजाइश होगी, लोग अपने घरों को सेफ कर लेंगे। इस वजह से अगर कोई मुतासर हो जाता है तो ये इदारों की कोऑर्डिनेशन किस तरह से चल रही है? इसमें हमारे टाउन लेवल पे कमेटीज़ बनाई गई हैं, जिसमें कंसर्न SDO वासा और जो हमारे MCL का जो स्टाफ है, जो ZOIs हैं, उनके पास जो जितने डिवॉटरिंग सेट्स हैं उनको पोलिंग किया गया रिसोर्सेज को, ताकि ये फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आजकल हाई अलर्ट पे है वासा भी, MCL भी, और क्योंकि बारिशों का सिलसिला है तो इस मामले पे आके हम देखते हैं कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है ना, इंतजामिया के कि ये वासा का काम था, हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी कार्रवाइयाँ करें, लेकिन बात इस तरह तो नहीं बनेगी कि आप एक दूसरे पे डालते रहें और उतनी देर में आपके केसेस बढ़ते रहे। इंतजामिया जो है वो वासा MCL तमाम हम लोग एक टीम है और वासा ही इंतजामिया के सरपरस्ती में ये काम करता है। इसी तरह MCL भी उन्हीं की ज़ेर-ए-परस्ती काम करता है, हम लोग एक सिंगल टीम काम करते हैं। इसी तरह कमिश्नर साहब ने ये कमेटीज़ नोटिफाई की हैं, क्योंकि हेड करते हैं MCL को और MD वासा के साथ मिलकर, ताकि वो उसको रिस्पॉन्ड जब भी करना हो, कहीं से भी आपको SOS कॉल आती है, किसी गांव में बारिश का पानी ज़्यादा है, तो वो उसको जॉइंटली अपने रिसोर्सेज के साथ उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, शहरियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? पीक सीज़न है, आपने इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि शायद ये आप पे हावी हो गया है। आपकी इंतज़ामिया, आपके तमाम डिपार्टमेंट्स आपके लिए फ़ाइट कर, लेकिन खुदारा अब पोलियो का टाइम भी है, आपको डोर टू डोर टीम्स पोलियो की भी विज़िट करेंगी, आपके बच्चों के लिए कतरे लेके आ रही हैं, वो उनकी लाइफ का सवाल है। आप एक तो उनको एक्सेस दें, उनको अपने, और उसमें रिफ्यूज़ल कम से कम करें। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने प्राइवेट फैसिलिटी से करवाने। ये वही ड्रॉप्स हैं जो आपकी किसी भी
प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये वो ड्रॉप्स हैं जो हुकूमत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह डेंगू के लिए भी हम आपकी सेफ्टी के लिए आ रहे हैं, मुतहरक हैं, बारिशें हो रही हैं, हफ्ते का दिन है, इतवार का छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद हमारी टीम्स आपको विजिट कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, लोगों का ताबून बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ जब टीमें आपके घर आएँ तो ये लोग आप ही लोगों के लिए बाहर निकले हैं, आपकी जान की हिफाजत के लिए उनके साथ ताबून कीजिए। रांझा साहब, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई हेल्पलाइन इंतज़ामिया की ऐसी है जहाँ कहीं पर लोगों को लगे कि जी यहाँ पर सफाई की ज़रूरत है या यहाँ पर बहुत अरसे से पानी जमा है, इंतज़ामिया यहाँ पे नहीं पहुँच रही, या कोई ऐसा कोई सस्पेक्टेड केस नज़र आए, लोग बताना चाह रहे हैं कि कोई हेल्पलाइन इंतज़ामिया की ऐसी है? बिल्कुल, हमारी DC ऑफिस की हेल्पलाइन भी है, PITB की हेल्पलाइंस भी हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं 0800 12356। उसके अलावा हमारे तमाम जो DDHOs हैं उनके भी जो हमने हेल्पलाइन के नंबर्स हैं वो कंसर्न टाउन में आवेज़ा कर दिए हैं, कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर का नंबर भी आवेज़ है और उसी पे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह हमें DHA और मॉडल टाउन ने हमें अपने नंबर्स दिए हैं, उनकी हेल्पलाइंस हैं, तो तमाम एरियाज़ में उसको आवेज़ा किया जा रहा है और फर्दर भी हम फ्लेक्सिस और स्टीमर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है जी, तो आप इन नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से फ्लैक्सिस और स्टीमर्स भी आवेज़ा किए जा रहे हैं। जहाँ कहीं पर आपको लगता है सफाई की ज़रूरत है, ज़रूर इंतज़ामिया के साथ ताउन कीजिए, रब्ता कीजिए। हमारा शहर है, हमने इसको महफूज रखना है, अपनी ज़िंदगियों को महफूज रखना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में सेगमेंट शामिल करते हैं जिसमें सबसे पहले आज हम आपको बता देते हैं आज के भाव क्या हैं। हसनैन इस वक्त बाहर मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा क्या हैं आज के भाव? जी, सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और जो फड़िया और आड़ती हैं वो मनमानी कीमतों के ऊपर जो सब्जियां हैं वो फरोख्त कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो ख़रीदार हैं वो परेशान हाल नज़र आते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए अदरक चाइना की, तो जो अदरक चाइना की सरकारी कीमत है वो 330 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 360 370 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आलू की बात की जाए तो सरकारी कीमत 43 से 45 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन 60 और 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज की बात की जाए तो सरकारी कीमत 38 से 45 रुपये किलो है और ओपन मार्केट में 60 और 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह फूल गोभी की अगर बात की जाए तो जी सरकारी कीमत 88 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 100 और 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह बैंगन की बात की जाए तो सरकारी कीमत 52, लेकिन ओपन मार्केट में 65 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो सरकारी कीमत 52 रुपये है और जो ओपन मार्केट में है वो 90 और 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह टमाटर की बात की जाए तो सरकारी कीमत 52 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 और 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह लहसुन चाइना है जी, वो 255 रुपये फ़ी किलो उसकी सरकारी कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट में 280 और 290 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मेथी की बात की जाए तो सरकारी कीमत 217 है, ओपन मार्केट में 230 235 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। मटर की सरकारी कीमत 207 रुपये है, ओपन मार्केट में 220 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। लीमू देसी की बात की जाए तो 165 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 180 190 और 200 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह घिया कद्दू की बात की जाए तो सरकारी कीमत जी 104 रुपये है, ओपन मार्केट में 120 और 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अरवी की जो सरकारी कीमत है वो 52 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 65 70 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो टिंडे देसी की कीमतें हमें हसनैन बता रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास है जी मीट रेट, अगर आप ज़ैनत शॉप पे जा रहे हैं यहाँ से आपको बीफ पर केजी क्या मिलेगा जी, मैं आपको बता दूं 600 रुपये किलो में आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं बीफ पर केजी, और बीफ मिन्स आपको 706 रुपये किलो में मिलेगा। इसके बाद जी आ जाइए मटन पर केजी, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं 1435 रुपये में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1575 रुपये किलो। चिकन के रेट जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक, जिसको सरकारी निर्खनामा हम कहते हैं, 203 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है और इसका बना हुआ गोश्त 294 रुपये में मिलेगा। एग रेट्स हैं रिटेल प्राइस के मुताबिक 179 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं, होल सेल पे जाएंगे 177 रुपीज़ में, और गोरमे पे अगर आप जाएंगे 178 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। आई होप इस सब के बाद आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आज आपने क्या बनाना है, और बजट भी आप अपना डिसाइड कर चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।